कक्षा 12 भूगोल अध्याय 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संरचना 121 करोड़ लोग। ये आंकड़ा सुनने में जितना विशाल लगता है ना, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जो मैंने देखी वो ये है कि इस देश की लगभग 60% आबादी तकनीकी रूप से कोई आर्थिक काम नहीं करती है। जी बिल्कुल, और ये 60% एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एकदम सही, वे अश्रमिक की श्रेणी में आते हैं। जी तो आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ संख्याओं या डेटा की बात नहीं करने वाले हैं। हाँ, मतलब 2011 की जनगणना के ये जो आंकड़े हैं, ये कोई साधारण सूची नहीं है। ये हमें बताते हैं कि हमारे संसाधन कितने हैं, हम उन संसाधनों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और भविष्य में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस दिशा में जाने वाली है। सही कहा आपने। और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये तथ्य पूरे देश के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे को समझने का सबसे मजबूत आधार है ना? स्रोत के अनुसार 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल। और पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। हाँ, और तब से लेकर आज तक ये डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है। देखिए, अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये सिर्फ लोगों की गिनती करने की कवायद नहीं है। 121 करोड़ की ये जो भारी भरकम संख्या है, ये सीधे तौर पर हमारे मानव संसाधन की क्षमता और हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले भारी दबाव को दर्शाती है। बिल्कुल, संसाधनों पर दबाव तो है ही। असल में किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ना, इन आंकड़ों के पीछे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी होता है। मतलब जब तक ये पता नहीं होगा कि लोग कहाँ रह रहे हैं, उनकी उम्र क्या है और वे क्या काम कर रहे हैं, तब तक कोई भी सड़क, अस्पताल या स्कूल बनाने की जो योजना है वो जमीनी स्तर पर कभी सफल नहीं हो सकती। सही बात है। तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इतनी बड़ी आबादी के बारे में जानने के बाद सबसे पहला सवाल यही आता है मेरे दिमाग में कि ये 121 करोड़ लोग आखिर रहते कहाँ हैं? हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। बिल्कुल। और स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये जो वितरण है ये अत्यंत असमान है। बहुत ज्यादा असमान है। देश की 76% आबादी केवल कुछ गिने चुने राज्यों में निवास करती है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगर हम एक कल्पना करें कि भारत एक बहुत बड़ा घर है, तो इस घर के 76% लोग सिर्फ 1 या 2 कमरों में ही भीड़ लगाकर रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी उपमा है ना? बाकी पूरा घर यानी देश के कई अन्य हिस्से लगभग खाली पड़े हैं, जैसे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या एकदम न्यूनतम है। तो मैं ये सोच रही थी कि इतनी बड़ी विषमता क्यों है? एक घर वाली उपमा इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। देखिए, ये जो भीड़ एक जगह जमा है ना, वो किसी संयोग का परिणाम नहीं है। अच्छा। लोग ऐसे ही बिना सोचे समझे बसने की जगह नहीं चुनते हैं। इस असमान वितरण के पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े कारक काम करते हैं। कौन से? पहला है भौतिक कारक। इसमें आपका समतल भूविन्यास आ जाता है, यानी मैदानी इलाके, अनुकूल जलवायु और सबसे बड़ी बात, मीठे जल की पर्याप्त उपलब्धता। पानी तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, गंगा का मैदान इसका सबसे सटीक उदाहरण है। इतिहास गवाह है कि दुनिया की सारी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी हैं। हाँ, ये तो हमने पढ़ा ही है। जहां जमीन समतल होगी, वहां खेती करना, मकान बनाना और रेल की पटरियां बिछाना बहुत आसान होगा। 1 मिनट में ही आपको रोकूंगी। अगर बात सिर्फ समतल जमीन और नदियों की ही है, तो ऐसे कई और राज्य भी हैं जहां नदियां भी हैं और मैदानी इलाके भी हैं, लेकिन वहां इतनी सघन आबादी नहीं है। कुछ तो और भी होगा ना जो लोगों को आकर्षित करता है। बहुत ही सटीक सवाल पूछा आपने। यहीं पर दूसरा कारक चित्र में आता है, और वो है सामाजिक आर्थिक कारक। अच्छा। कृषि का विकास, परिवहन का संजाल और औद्योगिकरण शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर हम महाराष्ट्र को देखते हैं। हाँ, वहाँ तो काफी आबादी है। बिल्कुल, वहाँ केवल नदियां या मैदान ही लोगों को नहीं खींच रहे हैं। वहाँ का जो औद्योगिकरण है, मुंबई और पुणे जैसे शहरों का जो विकास हुआ है, और वहाँ रोजगार की जो संभावनाएं हैं, वो देश भर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मतलब लोग काम के पीछे जाते हैं। एकदम सही। जहाँ जीवन यापन की आर्थिक स्थिरता मिलेगी, आबादी स्वाभाविक रूप से वहीं संकेंद्रित होगी।
इसके विपरीत अगर हम देखें पहाड़ी या अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में, जहां ना तो बड़े उद्योग लग सकते हैं और ना ही खेती आसान है, वहां जनसंख्या का जमाव हमेशा कम ही देखने को मिलेगा। तो ये बात साफ है कि लोग संसाधनों और रोजगार के पीछे भागते हैं। लेकिन जब अधिकांश लोग कुछ ही क्षेत्रों में सिमट जाते हैं तो उस जमीन के हर एक टुकड़े पर जो दबाव है वो बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता। और ये उसे जनसंख्या घनत्व, मतलब जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, उसका विचार सामने आता है। स्रोत में घनत्व की एक बहुत सरल परिभाषा दी गई है कि कुल आबादी को कुल क्षेत्रफल से विभाजित करना है। हाँ, ये मैथमेटिकल तरीका है। राष्ट्रीय स्तर पर ये औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन राज्यों के जो आंकड़े हैं ना, उनमें बहुत भारी अंतर। बहुत ज्यादा। बिहार में ये सर्वाधिक है 1002, जबकि अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17। और केंद्र शासित प्रदेशों में तो मतलब दिल्ली का आंकड़ा 11,297 है, जो वाकई चौंकाने वाला है। देखिए, गणितीय रूप से ये घनत्व सही है। कुल आबादी को कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया और हमें एक संख्या मिल गई। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से और अर्थशास्त्र की गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये जो सामान्य गणितीय घनत्व है ना, ये पूरी तस्वीर पेश नहीं करता। अच्छा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में संसाधनों पर जो वास्तविक दबाव है, उसे मापने के लिए पैमाना बहुत अधूरा है। अधूरा क्यों है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी खाने की प्लेट है। इस पूरी प्लेट को हम कुल क्षेत्रफल मान लेते हैं, लेकिन इस प्लेट के 70% हिस्से पर कुछ रखा ही नहीं है। केवल एक छोटे से हिस्से में खाना रखा है, जिसे हम कृषि योग्य जमीन कह सकते हैं। अब अगर हम कहें कि इस पूरी प्लेट पर 10 लोग खा रहे हैं, तो दबाव कम लगेगा। हाँ, सुनने में कम लगेगा। लेकिन असलियत तो ये है ना कि वे 10 लोग उस छोटे से हिस्से पर टूट पड़े हैं जहां पर खाना है, बाकी प्लेट तो खाली है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। जो 70% खाली हिस्सा है प्लेट का, वो असल में हमारे देश के पहाड़, घने जंगल और बंजर जमीनें हैं जहां खेती नहीं हो सकती। सही बात है। इसलिए स्रोत हमें दो विशिष्ट प्रकार के घनत्व को समझने पर जोर देता है। पहला है कायिक घनत्व, जिसे हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी भी कहते हैं। अच्छा, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसमें कुल जनसंख्या को हम कुल क्षेत्रफल से डिवाइड नहीं करते, बल्कि केवल निबल कृषित क्षेत्र, यानी जो हमारा नेट सोन एरिया है, उससे विभाजित करते हैं। मतलब सिर्फ वो जमीन जहां खेती हो रही है। बिल्कुल, उस जमीन से जिस पर वास्तव में फसल उगाई जा रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि खेती लायक जमीन के एक छोटे से टुकड़े पे कितने लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी है। ठीक कहा आपने। और दूसरा जो प्रकार है वो है कृषीय घनत्व, यानी एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इसमें हम पूरी आबादी को नहीं लेते, बल्कि केवल कृषि जनसंख्या को लेते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कृषक और कृषि मजदूर शामिल होते हैं, जो सीधा खेती से जुड़े हैं। हाँ, इस कृषि जनसंख्या को निबल कृषित क्षेत्र से विभाजित किया जाता है। इससे ये साफ पता चलता है कि एक खेत पर काम करने वाले हाथों का दबाव कितना है। अच्छा, तो ये ज्यादा सटीक है। बिल्कुल। जब एक कृषि प्रधान देश की नीतियां बनती है ना, तो ये दोनों सूचक सामान्य घनत्व की तुलना में कहीं अधिक सटीक और प्रासंगिक होते हैं। ये अंतर समझना वाकई जरूरी है, खास तौर पर तब जब हम भूमि सुधार या कृषि नीतियों की बात करते हैं। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। जी, वितरण और घनत्व हमें आज की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन 121 करोड़ की इस विशाल संख्या तक पहुंचने का हमारा सफर कैसा रहा है? ये बहुत दिलचस्प सफर है। हाँ, स्रोत में भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास को 4 स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 1901 से 1921 का है। ये स्थिर और धीमी वृद्धि दर का दौर था। सबसे दिलचस्प तथ्य जो मैंने देखा और जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, वो ये है कि 1921 में वृद्धि दर ऋणात्मक यानी नेगेटिव थी। जी, -0.31%। बिल्कुल, मतलब आबादी बढ़ने के बजाय घट गई थी। ऐसा कैसे हो गया? 1921 का वो साल असल में एक बड़ा जनसांख्यिकीय विभाजक माना जाता है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। अच्छा, आबादी घटने का मुख्य कारण ये था कि उस समय चिकित्सा सुविधाएं न के बराबर थीं। अकाल और महामारियां, विशेषकर 1918 का जो इन्फ्लुएंजा था, वो अपने चरम पर था। बहुत लोग मारे गए थे उस समय। जी, जन्म दर बहुत अधिक थी, लेकिन मृत्यु दर उससे भी ज्यादा थी। इसलिए जो कुल वृद्धि थी वो नकारात्मक रही। समझ गई। उसके बाद आता है दूसरा चरण 1921 से 1951 तक। ये निरंतर जनसंख्या वृद्धि का काल था।
स्वास्थ्य सुविधाओं में थोड़ा सुधार शुरू हुआ और आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन असली बदलाव तो तीसरे चरण में आया, जो 1951 से 1981 के बीच का था। इसे तीव्र जनसंख्या विस्फोट का समय कहा जाता है। बिल्कुल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वृद्धि दर अचानक से आसमान छूने लगी थी। ऐसा क्या हुआ था इन 30 सालों में? देखिए, ये जनसंख्या विस्फोट किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है। आजादी के बाद देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। सार्वजनिक स्वास्थ्य, टीकाकरण और चिकित्सा सुविधाओं में बहुत तेजी से सुधार हुआ। मलेरिया और हैजा जैसी महामारियों पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया था। तो इससे मृत्यु दर कम हो गई होगी। एकदम सही। इसका परिणाम यह हुआ कि डेथ रेट में अचानक बहुत भारी कमी आ गई। लेकिन अगर मृत्यु दर कम हो गई तो जन्म दर का क्या हुआ? वो क्यों नहीं कम हुई? यही वो पेच है। मृत्यु दर तो चिकित्सा से रातों रात कम कर दी गई, लेकिन समाज में जो बर्थ रेट थी वो उसी उच्च स्तर पर बनी रही। ऐसा क्यों? क्योंकि साक्षरता दर कम थी और बड़े परिवारों को एक आर्थिक सुरक्षा के रूप में देखा जाता था। सांस्कृतिक बदलाव जो होते हैं वो हमेशा धीमी गति से आते हैं। हाँ, माइंडसेट बदलने में टाइम लगता है। बिल्कुल। मृत्यु दर का गिरना और जन्म दर का उच्च रहना, यही वो असंतुलन था जिसने 1951 से 1981 के बीच जनसंख्या विस्फोट कर दिया। अब मुझे समझ आया। फिर आता है चौथा चरण, 1981 से लेकर वर्तमान तक। इस दौर में वृद्धि दर में गिरावट आनी शुरू हो गई। जी। वर्तमान में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% पर आ गई है। और ये गिरावट एक परिपक्व होते समाज की निशानी है। 1981 के बाद से शिक्षा का काफी प्रसार हुआ, विशेषकर महिलाओं की साक्षरता बढ़ी। जैसे जैसे महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ता है ना, जन्म दर स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। बिल्कुल, जागरूकता आती है। साथ ही विवाह की औसत आयु बढ़ने और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता आने से ये वृद्धि दर धीरे धीरे नियंत्रित होने लगी। ये पूरा ऐतिहासिक सफर हमें बताता है कि जनसंख्या सिर्फ बढ़ती नहीं है, बल्कि वो समाज में हो रहे बदलावों पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। एकदम सही बात है। अब जब हमने संख्याओं का इतिहास समझ लिया है, तो इस 121 करोड़ की आबादी के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, मतलब जिसे हम कॉम्पोजिशन कहते हैं, उसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन की। आंकड़े बताते हैं कि 68.8% आबादी लगभग 6,40,000 गांवों में बसती है। वहीं 31.16% आबादी शहरों या नगरों में रहती है। देखने में तो ये जो 31.16% है, ये एक छोटा हिस्सा लगता है, लेकिन हमें इस नगरीय आबादी के बढ़ने की गति पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, गति बहुत तेज है। गांवों से शहरों की ओर होने वाला जो प्रवास है, यानी माइग्रेशन, वो बहुत तेज है। लोग खेती से हटकर उद्योगों और सेवाओं में रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। गोवा और महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है, जो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाले राज्य हैं। ये इस बात का सीधा संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप कृषि आधारित से बदलकर औद्योगिक और सेवा आधारित हो रहा है। बिल्कुल। अब अगर हम इस आबादी को भाषा और धर्म के चश्मे से देखें, तो स्रोत में दिए गए आंकड़े भारत की विविधता का पूरा नक्शा खींच देते हैं। यहाँ 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। भाषाई परिवारों को देखें तो भारतीय आर्य भाषा परिवार सबसे बड़ा है, जो लगभग 73% आबादी द्वारा बोला जाता है। जी। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा परिवार है, जिसका हिस्सा 20% है। इसके अलावा ऑस्ट्रिक परिवार 1.38% और चीनी तिब्बती परिवार 0.85% के साथ मौजूद है। प्रशासनिक और नीतिगत नजरिए से इस भाषाई वर्गीकरण को समझना बहुत अहम हो जाता है। वो कैसे? जब भी कोई सरकारी योजना बनती है या स्कूलों में शिक्षा का माध्यम तय किया जाता है, तो ये विविधता सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ताकत दोनों होती है। सही कहा आपने। और धार्मिक संरचना के आंकड़े भी इसी विविधता को दर्शाते हैं। बिल्कुल। 2011 के अनुसार 79.8% के साथ हिंदू बहुसंख्यक हैं। 14.2% के साथ मुस्लिम आबादी सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है। इसके साथ ही 2.3% ईसाई, 1.7% सिख, 0.7% बौद्ध और 0.4% जैन आबादी है। मैं श्रोताओं को बता दूं कि इन आंकड़ों को हम किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि एक शुद्ध सांख्यिकीय वास्तविकता के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
और यही सही तरीका भी है। परीक्षाओं में और जो हमारा प्रशासनिक कामकाज होता है उसमें इन आंकड़ों का उपयोग मानव संसाधन के उचित वर्गीकरण और समावेशी नीतियां बनाने के लिए किया जाता है। इंक्लूसिव पॉलिसीज। जी, एक प्रशासक के तौर पर यह समझना बहुत जरूरी है कि किस क्षेत्र में किस तरह की सांस्कृतिक बहुलता है, ताकि वहां के विकास मॉडल को हम उसी के अनुरूप ढाल सकें। बिल्कुल। अब आते हैं उस विषय पर जिसका हमने एकदम शुरुआत में जिक्र किया था, अर्थव्यवस्था और कामगार आबादी। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। इतनी विविध और विशाल आबादी अपना जीवन यापन कैसे करती है? स्रोत श्रमिकों को न काम के दिनों के आधार पर बांटता है। पहले है मुख्य श्रमिक, जो साल में 183 दिन या उससे अधिक काम करते हैं, यानी जिनके पास लगभग पूर्णकालिक रोजगार है। जी, फुल टाइम वर्क। दूसरे हैं सीमांत श्रमिक, जिन्हें साल में 183 दिन से कम काम मिलता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है, जो हमने शुरू में भी कहा, कि कुल आबादी का 60% हिस्सा अश्रमिक है। देखिए, 60% अश्रमिक होने का सीधा मतलब यह है कि 100 में से 60 लोग आर्थिक रूप से कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इस श्रेणी में बच्चे आते हैं, बुजुर्ग हैं, छात्र हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इसे हम अर्थशास्त्र में आश्रितता अनुपात या डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। मतलब ये कि इस पूरी अर्थव्यवस्था का जो भारी भरकम भार है वो केवल उन 40% लोगों के कंधों पर है जो काम कर रहे हैं। एकदम सही। जब इतने बड़े हिस्से को कमाने वाले एक छोटे से हिस्से पर निर्भर रहना पड़ता है ना, तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। और जब आय कम होगी तो बचत भी प्रभावित होगी। जब सेविंग्स नहीं होगी तो नया निवेश नहीं होगा मार्केट में, और अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाएगी। सही बात है। और जो ये 40% लोग काम कर रहे हैं, उनका व्यावसायिक वर्गीकरण भी बहुत कुछ कहता है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से कृषि आती है, वहाँ 54.6% श्रमिक लगे हुए हैं। द्वितीयक क्षेत्र, यानी जो विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें केवल 3.8% लोग हैं। और तृतीय क्षेत्र यानी सेवाओं में 41.6% लोग कार्यरत हैं। इस व्यावसायिक संरचना में ना एक बहुत गहरी आर्थिक कहानी छिपी हुई है। कैसी कहानी? कृषि में 54.6% लोगों का होना ये बताता है कि हमारा आधार आज भी खेती ही है। लेकिन जो लोग खेती छोड़ रहे हैं वे कहाँ जा रहे हैं? वो सेवाओं में जा रहे हैं। बिल्कुल, वे सीधे सेवा क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर में जा रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में केवल 3.8% श्रमिकों का होना एक बहुत बड़ी विसंगति है। सामान्य तौर पर तो यही होता है ना कि कोई देश पहले कृषि से कारखानों यानी विनिर्माण की तरफ जाता है और फिर उसके बाद सेवाओं की तरफ जाता है। बिल्कुल, दुनिया भर में विकास का सामान्य क्रम यही रहा है, लेकिन भारत ने विनिर्माण के उस बीच वाले चरण को लगभग छलांग मारकर पार कर लिया है। मतलब हमने वो फेज ही छोड़ दिया। हाँ, हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने उस पैमाने पर नहीं लगाए, बल्कि हम सीधे आईटी, कॉल सेंटर और सेवा क्षेत्र में चले गए। तो इसके नुकसान भी होंगे? इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो अकुशल मजदूर खेती छोड़ता है वो सीधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं बन सकता ना। बिल्कुल नहीं। उससे कारखानों में छोटे मोटे काम चाहिए होते हैं जो हमारे पास बहुत कम है। ये तो एक बहुत ही गंभीर आर्थिक चुनौती है। इतने भारी आश्रित आबादी और रोजगार के इस असंतुलन के बीच उम्मीद की किरण कहाँ है? उम्मीद की किरण है हमारी किशोर जनसंख्या। हाँ, स्रोत के अनुसार 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को किशोर वर्ग कहा जाता है, जो हमारी कुल आबादी का 20.9% है। और ये जो 20.9% हिस्सा है, इसे ही हम जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये आज के समय में भारत का सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, जब दुनिया के ज्यादातर विकसित देश बूढ़े हो रहे हैं ना, तब भारत युवाओं का देश है। बिल्कुल। आने वाले समय में हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज आबादी होने वाली है। लेकिन स्रोत एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है कि ये लाभांश कोई गारंटी नहीं है। जी, इसमें निरक्षरता, कम उम्र में विवाह और अकौशल की कमी जैसी बहुत सी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। देखिए, अगर हम इस युवा आबादी को सही शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाए और आधुनिक बाजार के हिसाब से अस्किल्स नहीं दे पाए, तो ये लाभांश एक जनसांख्यिकीय आपदा यानी डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा। मतलब फायदे की जगह नुकसान। बिल्कुल। बिना रोजगार के करोड़ों युवा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के बजाय सामाजिक अस्थिरता का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए ये केवल एक सांख्यिकी फायदा नहीं है,
बल्कि एक अवसर है जिसे हमें बनाना बाकी है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि 121 करोड़ की आबादी केवल एक संख्या नहीं है। ये आबादी बहुत असमान रूप से बटी हुई है, जहाँ कुछ हिस्से बेहद घने हैं तो कुछ एकदम खाली हैं। हमने सामान्य घनत्व और कृषि संसाधनों पर जो वास्तविक दबाव है उसको मापने वाले कायिक और कृषीय घनत्व के बीच के अंतर को समझा। जी। हमने 1921 के नकारात्मक वृद्धि दर से लेकर वर्तमान की जो घटती वृद्धि दर है उसके पूरे सफर को देखा। हमने ये भी जाना कि भारत अभी भी गांवों में बसता है, लेकिन हमारा जो शहरीकरण है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने उस 60% अश्रमिक आबादी और रोजगार के उस रुझान को समझा जो कृषि से सीधे सेवाओं की ओर जा रहा है। इन सब बातों का अगर हम एक निष्कर्ष निकाले ना, तो वो ये है कि जनसंख्या अपने आप में कोई समस्या या समाधान नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस मानव संसाधन का प्रबंधन कैसे करते हैं। एकदम सही। और इसी प्रबंधन से जुड़ा एक बड़ा विचार है जिस पर आज इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमें गौर करना चाहिए। जी, बताइए। आज हम जनसांख्यिकी या लाभांश के एक सुनहरे दौर में हैं। हमारी युवा आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन समय तो रुकता नहीं है ना। वृद्धि दर भी घट रही है। सोचने वाली बात यह है कि जब 3 या 4 दशकों के बाद यही विशाल युवा आबादी वृद्ध हो जाएगी और हमारे पास काम करने वाले युवाओं का जो अनुपात है वो सिकुड़ने लगेगा, जैसी स्थिति आज हम जापान या यूरोप के कुछ देशों में देख रहे हैं। बिल्कुल। तब हमारे देश का सामाजिक ढांचा, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था उस बूढ़ी होती आबादी का भार कैसे उठाएगी? क्या हमारा आज का विकास मॉडल उस कल के लिए तैयार है? ये वाकई एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर अभी से नीतियां बनाने की जरूरत है। इस सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। 12वीं के भूगोल के अध्याय 2 यानी मानव बस्तियां या ह्यूमन सेटलमेंट्स पर बात कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी के लिए तैयार किए गए शॉर्ट नोट्स और रिवीजन सामग्री हैं। बिल्कुल। तो हम उन नोट्स के आधार पर मानव बस्तियों के डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी एकाकी झोपड़ी से लेकर करोड़ों की आबादी वाले महानगर तक ये बस्तियां आखिर बनती कैसे हैं? सही कहा। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें ना, तो बस्ती का सीधा सा मतलब होता है इंसानी रिहाइश। मतलब लोगों के घरों का समूह, है ना? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी खाली जमीन के टुकड़े पर एक बाड़ लगा देता है, तो वो सिर्फ वहां एक चारपाई डाल के सो नहीं रहा है। वो शायद वहां गेहूं उगा रहा है या फिर कोई छोटी सी दुकान खोल रहा है। राइट। वो उस जमीन का इस्तेमाल अपने जीवित रहने के लिए कर रहा है। बिल्कुल। और भूगोलवेत्ता इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही तकनीकी शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं आर्थिक आधार पर क्षेत्र स्वामित्व। आर्थिक आधार पर क्षेत्र स्वामित्व थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, थोड़ा भारी है, लेकिन इसका मतलब बड़ा आसान है। इसका मतलब है कि जब इंसान कहीं बसता है तो वो केवल एक पता या एड्रेस नहीं बनाता, वो जमीन के उस हिस्से पर अपना अधिकार जताता है ताकि वो वहां से अपनी आजीविका चला सके। अच्छा, मतलब वो जमीन उसके लिए एक आर्थिक इंजन बन जाती है। एग्जैक्टली, वो एक इंजन बन जाती है। और जब हम इस आर्थिक इंजन के चश्मे से दुनिया को देखते हैं ना, तो हमारी पूरी मानव सभ्यता स्पष्ट रूप से 2 बहुत ही अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियां। हाँ, रूरल और अर्बन। तो मतलब ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बीच का ये जो विभाजन है, ये सिर्फ ऊंची इमारतों या कच्ची सड़कों का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विभाजन पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि वो आर्थिक इंजन काम कैसे कर रहा है। मुझे लगता है इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक विशाल मशीन मान लें, तो ग्रामीण इलाके उस मशीन का वो हिस्सा हैं जो सीधे जमीन से कच्चा माल निकाल रहे हैं। हाँ, जिसे हम प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। राइट। जैसे खेती करना, खदानों से कोयला निकालना या फिर मछलियां पकड़ना। यहाँ इंसान का जो संपर्क है वो सीधे प्रकृति से है। सही बात है। और क्योंकि हर व्यक्ति एक ही तरह के काम और एक ही जमीन से जुड़ा होता है, इसलिए आप देखेंगे कि गांवों में सामाजिक संबंध बहुत आपस में गुंथे हुए और घनिष्ठ होते हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम उस मशीन के दूसरे हिस्से को देखें, यानी नगरीय बस्तियों को, तो वहां ये प्राथमिक काम नहीं होता। हाँ, शहरों में कोई खेत थोड़ी जोत रहा है। एग्जैक्टली। शहर जो है वो द्वितीयक और तृतीय क्रियाओं पर चलते हैं। मतलब वो कच्चे माल को प्रोसेस करना, उससे नई चीजें बनाना
और फिर सेवाएं या सर्विसेज देना। और शायद इसीलिए भूगोल की भाषा में शहरों को अक्सर नोड्स कहा जाता है ना? हाँ, नोड्स में ये नोड शब्द बहुत प्रमुखता से दिया गया है। शहर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में काम करते हैं। ये नोड वाला हिस्सा थोड़ा उलझाने वाला लग सकता है। नोड का मतलब तो एक ऐसा केंद्र होता है जहां कई चीजें आकर मिलती हैं। लेकिन एक शहर कैसे नोड की तरह काम करता है, थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाएं। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक गांव में बहुत सारा कपास उगता है। ठीक है। अब वो गांव खुद उस कपास से हजारों कपड़े बनाकर पूरी दुनिया में तो नहीं बेच सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास वो मशीनें या बाजार नहीं है। राइट। तो उस कपास को एक ऐसी जगह जाना होगा जहां फैक्ट्रियां हो, जहां बैंक हो जो उन फैक्ट्रियों को लोन दे सकें। और जहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट हो जो उन कपड़ों को बाहर भेज सके, और जहां उन कपड़ों को बेचने के लिए बड़े बाजार हों। अच्छा, तो शहर वो जगह है जहां ये सारी सुविधाएं, जी, मतलब पूंजी, तकनीक, बाजार और मजदूर, ये सब एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। एग्जैक्टली यही एक नोड का काम है। वो आसपास के दर्जनों गांवों से कच्चा माल अपनी तरफ खींचता है, उसे मूल्यवान बनाता है और फिर पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। ये तो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पे। क्या? अगर शहर इतने ही ताकतवर नोड्स हैं जो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो भारत जैसे देश में आज भी इतनी बड़ी आबादी गांव में क्यों रहती है? क्या वो नोड सबको खींचने में नाकाम रहे हैं? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसके आंकड़ों पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जो गांव इन शहरों को कच्चा माल दे रहे हैं, वे खुद कैसे बसे हुए हैं। हाँ, क्योंकि भारत का भूगोल इतना विविध है कि यहाँ ग्रामीण बस्तियां किसी एक सांचे में तो ढल नहीं सकती। बिल्कुल, भौतिक भूगोल ही ये तय करता है कि किसी गांव की शक्ल कैसी होगी। इसे भूगोल में साइट या भौतिक स्थान की विशेषताएं कहा जाता है। साइट। तो नोड्स के हिसाब से भूगोलवेत्ताओं ने भारत के इस विशाल ग्रामीण परिदृश्य को कितने प्रकारों में बांटा है? मुख्य रूप से 4 प्रकारों में, और इन चारों के पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत ही स्पष्ट है। पहला प्रकार है गुच्छित या क्लस्टर्ड बस्तियां। नाम से समझ आ रहा है, यहाँ घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते होंगे। हाँ, बिल्कुल चिपके हुए। अब आप बताइए ऐसा क्यों होता होगा? आमतौर पे तो यही माना जाता है कि उत्तर भारत के जो उपजाऊ मैदान हैं, वहां घर इसलिए सटे होते हैं क्योंकि हर कोई अपनी ज्यादा से ज्यादा जमीन खेती के लिए बचाना चाहता है। बिल्कुल सही। मतलब जमीन कीमती है, इसलिए लोग एक छोटी सी जगह में सघन रूप से घर बना लेते हैं। लेकिन इसका एक और बहुत ही चौंकाने वाला कारण है, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, वो क्या है? राजस्थान के सूखे इलाकों में भी घर बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए बनाए जाते हैं, लेकिन वहां कारण उपजाऊ जमीन बचाना नहीं है। तो वहां क्या कारण है? वहां का कारण है जल का अभाव, यानी पानी की कमी। ओह, पानी। हाँ, सोचिए, जब मीलों तक फैले रेगिस्तान में पानी का सिर्फ एक ही स्रोत हो, मान लीजिए कुआं है या कोई छोटी सी झील है, तो इंसान की मजबूरी बन जाती है कि वो उसी पानी के स्रोत के चारों ओर अपना घर बनाए। एग्जैक्टली। वहां लोगों को खुली जगह या बड़े आंगन नहीं चाहिए, उन्हें बस पानी तक सबसे छोटी और आसान पहुंच चाहिए। पानी का ये भूगोल उन्हें सघन रूप से रहने पर मजबूर कर देता है। मतलब आसपास कितनी भी खाली जमीन क्यों ना हो, वो पानी के पास ही रहेंगे। ये सच में दिखाता है कि कैसे प्रकृति इंसान की बस्ती का डिजाइन तय करती है। बिल्कुल। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं। ये हैं अर्धगुच्छित या सेमी क्लस्टर्ड बस्तियां। ये थोड़ी अलग तरह की होती है ना? हाँ, ये मुख्य रूप से गुजरात के मैदानों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। यहाँ बस्ती एक गुच्छे में तो होती है, लेकिन सामाजिक कारणों से ये अंदर ही अंदर बटी हुई होती है। सही पकड़ा। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक ही गांव के अंदर जो ताकतवर या जमींदार वर्ग है, वो गांव के सबसे सुरक्षित और केंद्रीय हिस्से में बस जाता है। हाँ, और जो मजदूर या समाज के निचले तबके के लोग हैं, उन्हें गांव के बाहरी किनारों पर बसने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे सिर्फ पहाड़ या नदियां ही नहीं, बल्कि इंसानी समाज का ढांचा और उसकी असमानताएं भी बस्तियों के नक्शे को आकार देती हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार आता है वो है पल्ली बस्तियां या हैमलेट्स। पल्ली, ये मध्य और निम्न गंगा के मैदानों में काफी आम है। हाँ, ये एक ऐसी बस्ती है जो भौतिक रूप से कई छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, लेकिन उन सबको मिलाकर एक ही गांव माना जाता है। और भारत की सांस्कृतिक विविधता देखिए कि इन पल्ली बस्तियों को अलग अलग इलाकों में
बहुत ही स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि? जैसे कहीं इन्हें पन्ना कहा जाता है, कहीं पाड़ा, तो कहीं ढाणी। अरे हाँ, ढाणी तो बहुत सुना है। बिल्कुल। तो जब भी किसी जगह के नाम के साथ ढाणी या पाड़ा जुड़ा हो तो समझ जाना चाहिए कि ये एक बड़ी बस्ती से थोड़ा दूर बसा हुआ उसी का एक छोटा सा भौतिक हिस्सा है। क्या बात है। और अंत में चौथा प्रकार आता है परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां, जिन्हें डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स कहते हैं। एकाकी मतलब एकदम अलग थलग। हाँ, ये वो बस्तियां हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ एक या दो झोपड़ियां ही दिखाई देती हैं। मेघालय के घने जंगलों में या केरल और उत्तराखंड के जो तीव्र पहाड़ी ढलान हैं, वहां ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं। तो वहां 50 या 100 घरों को एक साथ बनाना तो भौतिक रूप से असंभव ही होगा। बिल्कुल असंभव है। पहाड़ की जिस ढलान पर थोड़ी सी भी समतल जमीन मिलती है, बस वहीं एक परिवार अपना घर बना लेता है। और फिर अगली समतल जमीन 2 किलोमीटर दूर होती है तो दूसरा घर वहां बनता है। राइट। इंसान को प्रकृति के साथ इस तरह का समझौता तो करना ही पड़ता है। तो ग्रामीण भूगोल की इन मजबूरियों को समझने के बाद अब ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि जिन शहरी नोड्स की हमने पहले चर्चा की थी, उन्होंने समय के साथ इस भूगोल पर कैसे विजय प्राप्त की। हाँ, क्योंकि भारत में नगरों का विकास कोई एक झटके में तो हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी समय यात्रा है जिसे हमारे नोड्स में मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक नगर। तो अगर प्राचीन नगरों की बात करें तो इनकी कहानी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। कैसे? देखिए, जिनका इतिहास 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है, जैसे वाराणसी या मथुरा ले लीजिए। ये शहर किसी व्यापारिक समझौते या किसी कारखाने के कारण नहीं बसे थे। इनका केंद्र बिंदु धर्म और आस्था था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि धर्म किसी अर्थव्यवस्था को कैसे जन्म दे सकता है? ये एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। जब किसी एक पवित्र नदी के किनारे या किसी बड़े मंदिर के पास लोग पूजा के लिए आने लगते हैं ना, तो उन तीर्थयात्रियों को खाना चाहिए होता है। बिल्कुल। उन्हें रहने की जगह चाहिए, प्रसाद चाहिए, फूल चाहिए, और उनकी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां व्यापारी आने लगते हैं, कारीगर बसने लगते हैं। अच्छा, तो धीरे धीरे वो धार्मिक केंद्र एक बहुत बड़े आर्थिक बाजार में बदल जाता है। एग्जैक्टली। धर्म वो पहला चुंबक था जिसने इंसान को बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा किया। क्या बात है। फिर समय का पहिया घूमा और हम आए मध्यकालीन नगरों में। हाँ, राजाओं और रजवाड़ों का समय। तो इस काल के नगरों का जो चुंबक था वो धर्म नहीं था, वो थी सुरक्षा और सत्ता। जैसे दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद। ये शहर इसलिए बड़े हुए क्योंकि वहां किले थे, फोर्ट्स थे। राइट। राजा की सेना को हथियार चाहिए थे, इसलिए लोहार वहां बस गए। सेना को कपड़े चाहिए थे तो बुनकर वहां आ गए। मतलब सत्ता के इर्द गिर्द पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। बिल्कुल। और फिर इसके बाद आए अंग्रेज, जिन्होंने आधुनिक नगरों की नींव रखी। और उनका मकसद ना तो धर्म था और ना ही किले बनाना। हाँ, वो तो पक्के व्यापारी थे। उन्हें बस भारत से कच्चा माल निकालकर तेजी से ब्रिटेन भेजना था। इसीलिए उन्होंने समुद्र के किनारे अपने नोड्स बनाए, जैसे सूरत, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। राइट। पत्तन या जो बंदरगाह होते हैं, वही उनका सबसे बड़ा हथियार थे। इन शहरों का विकास पूरी तरह से ग्लोबल ट्रेड या वैश्विक व्यापार के लिए हुआ। तो ये सफर बताता है कि शहर के बसने का कारण आस्था से शुरू होकर सत्ता से होता हुआ मुनाफे तक आ गया। लेकिन आज के समय में भूगोलवेत्ता शहरों को सिर्फ उनके इतिहास से नहीं तौलते हैं। तो अब किस चीज से तौलते हैं? आज कोई भी शहर अपने कार्यों या फंक्शन से जाना जाता है। अच्छा। हर शहर का एक ऐसा मुख्य काम होता है जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। इसे हम स्थिति या सिचुएशन के संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि वो शहर बाकी दुनिया से कैसे जुड़ा है। मतलब साइट और सिचुएशन का फर्क। एग्जैक्टली। कार्य ही शहर की पहचान है। जैसे प्रशासनिक नगर ले लीजिए, दिल्ली या गांधीनगर, जिनका मुख्य काम नीतियां बनाना और पूरे राज्य या देश को चलाना है। बिल्कुल। फिर आते हैं औद्योगिक नगर। जमशेदपुर का उदाहरण यहाँ बहुत ही सटीक बैठता है। हाँ, जमशेदपुर कोई प्राचीन शहर तो है नहीं। नहीं, ये वहाँ इसलिए बसा क्योंकि वहाँ लौह अयस्क या आयरन ओर की खदानें पास थीं और सुवर्ण रेखा नदी से कारखानों को ठंडा करने के लिए पानी मिल सकता था। तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने उसे एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया। बिल्कुल। और कुछ शहर तो पूरी तरह से परिवहन या ट्रांसपोर्ट के इर्द गिर्द बस गए,
मुझे लगता है मुगल सराय इसका एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मतलब कोई सोच सकता है कि रेलवे की पटरियां एक पूरा शहर कैसे बना सकती हैं? लेकिन जब बड़ी बड़ी मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेनें लाइन बदलने के लिए वहां रुकती हैं, तो उस एक ठहराव से पूरा इकोसिस्टम पैदा हो जाता है। बिल्कुल। इंजनों की मरम्मत के लिए मैकेनिक चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए मजदूर चाहिए, और मुसाफिरों के लिए होटल और खाने की दुकानें चाहिए। बिल्कुल। पटरियों का एक जाल एक विशाल अर्थव्यवस्था को जन्म दे देता है। कमाल। इसके अलावा वाणिज्यिक नगर भी होते हैं जो व्यापार के बड़े केंद्र हैं, जैसे सहारनपुर। हाँ, और कुछ खनन नगर या माइनिंग टाउन्स होते हैं, जैसे झरिया या डिगबोई। सोचिए अगर वहां जमीन के नीचे कोयला या तेल ना होता तो शायद आज वहां घना जंगल ही होता। बिल्कुल सही बात है। और फिर छावनी या गैरिसन नगर होते हैं, जैसे अंबाला, जिन्हें विशुद्ध रूप से सेना की रणनीतिक जरूरतों के लिए बसाया गया। और पर्यटन और शैक्षिक नगर भी इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे पहाड़ों पर बसा शिमला हो या शिक्षा के लिए जाना जाने वाला रुड़की। राइट। यद्यपि आज महानगर बहुत जटिल हो गए हैं, जैसे मुंबई में उद्योग भी है, बंदरगाह भी है और प्रशासन भी है, लेकिन फिर भी उनका एक जो मूल कार्य है ना, वो हमेशा उनकी पहचान बना रहता है। बिल्कुल। तो अब इस पूरी ऐतिहासिक और कार्यात्मक पृष्ठभूमि को समझने के बाद हमारे नोट्स में एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देता है। हाँ, ये नगरीकरण की गति और उसके विरोधाभास के बारे में है ना? एग्जैक्टली। ये वही बिंदु है जिस पर हमने शुरुआत में सवाल उठाया था। तो क्या है वो आंकड़ा? 20वीं शताब्दी के दौरान भारत के नगरीकरण में 11 गुना की वृद्धि हुई। 11 गुना? ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक महाविस्फोट था। ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा देश शहरों की तरफ दौड़ पड़ा हो। लेकिन यहाँ वो पैराडॉक्स या विरोधाभास आता है। 11 गुना की इस भयानक वृद्धि के बावजूद 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत का कुल नगरीकरण स्तर केवल 31.16% तक ही पहुंच पाया। सिर्फ 31%? ये तो बहुत ही गहरा पैराडॉक्स है। कोई भी सोचेगा कि अगर नगरीकरण 11 गुना बढ़ गया तो पूरा देश शहरी क्यों नहीं हो गया? वही तो। लेकिन इसका जवाब उस कुल आबादी में छिपा है जो इस दौरान लगातार बढ़ रही थी। अच्छा, मतलब बेस पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा थी। हाँ, आधार इतना विशाल था कि शहरों के बेतहाशा फैलने के बावजूद देश की लगभग 69% आबादी आज भी उसी ग्रामीण ढांचे में रह रही है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। इसका मतलब है कि हमारे शहर भले ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन वो इतनी बड़ी आबादी को अपने नोट्स में पूरी तरह से समाहित नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और जो आबादी शहरों में आ गई है उसका बोझ ये शहर उठा नहीं पा रहे हैं। सच में, बेतहाशा ट्रैफिक, प्रदूषण, साफ पानी की कमी, ये सब उसी अनियंत्रित विस्फोट के ही तो नतीजे हैं। और शायद इसीलिए अब एक नए तरह के शहरों की जरूरत महसूस हो रही है। और इसी चुनौती ने स्मार्ट सिटी मिशन जैसे विचारों को जन्म दिया। स्मार्ट सिटी, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में उड़ने वाली कारों या रोबोट की तस्वीर आती है। हाँ, साइंस फिक्शन जैसे। लेकिन इसका असली मकसद बहुत ही व्यवहारिक है। तो इसका असल फोकस क्या है? इसका पहला लक्ष्य है बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करके एक स्वच्छ और सतत पर्यावरण तैयार करना, और दूसरा लक्ष्य है तकनीक का उपयोग करके नागरिकों को एक बेहतर जीवन देना। हमारे रिवीजन नोट्स में यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल की बात की गई है, लाइट हाउस मॉडल। लाइट हाउस। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे शहरों में बड़े बड़े प्रकाश स्तंभ बनाए जाएंगे। हाँ, नाम से तो ऐसा ही लगता है। लेकिन ये दरअसल एक रणनीतिक मॉडल है। ये काम कैसे करता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सॉफ्टवेयर या ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च किया जाता है। बीटा वर्जन? हाँ, अगर आपको पूरे देश में कोई नई तकनीक लागू करनी है, मान लीजिए पानी की बर्बादी रोकने के लिए सेंसर आधारित स्मार्ट ग्रिड बनाना है, ठीक है, तो आप रातों रात पूरे देश में वो ग्रिड तो बिछा नहीं सकते। हाँ, वो तो बहुत महंगा और रिस्की होगा। बिल्कुल। तो आप कुछ चुनिंदा शहरों को चुनते हैं, उन्हें लाइट हाउस शहर बनाया जाता है, वहां उस तकनीक का परीक्षण किया जाता है, गलतियों से सीखा जाता है और उन्हें सुधारा जाता है। अच्छा। और जब वो मॉडल एक शहर में सफल हो जाता है तो वो एक रोल मॉडल या लाइट हाउस बन जाता है, जिसकी रोशनी में बाकी शहर उस ब्लूप्रिंट की नकल कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही तार्किक और सुरक्षित तरीका है भविष्य के शहरों को बनाने का, है ना? मतलब एक शहर में गलती करो, उसे सुधारो और फिर पूरे देश में उसका सही वर्जन लागू कर दो। एग्जैक्टली। ताकि जो गलतियां हमने 20वीं सदी के अनियंत्रित नगरीकरण में की वो हम 21वीं सदी में न दोहराएं। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम एक धागे में पिरोएं
तो हमने देखा कि बस्तियां सिर्फ ईंट गारे के बेजान ढांचे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये इंसानी अस्तित्व, भूगोल और अर्थव्यवस्था का एक जीवित सबूत है। हाँ। मतलब राजस्थान का पानी का संकट लोगों को एक साथ ले आता है, तो केरल के पहाड़ उन्हें दूर दूर बसने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, और धर्म के नाम पर बसे शहर आज विशाल आर्थिक नोड्स बन चुके हैं। रेल की पटरियां एक सुनसान जगह को एक धड़कते हुए शहर में बदल देती हैं। और आज वही शहर अपने खुद के वजन से जूझ रहे हैं, जिसके समाधान के लिए हम तकनीक और लाइट हाउस मॉडल की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद ना एक बहुत ही प्रोवोकेटिव या उत्तेजक विचार सामने आता है। वो क्या? हमने देखा कि कैसे इंसान ने प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अपनी बस्तियों का विकास किया। गुच्छित से लेके स्मार्ट सिटीज तक का ये सफर सदियों लंबा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से तकनीक आगे बढ़ रही है, जब हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच रहा है, जब ड्रोन से डिलीवरी हो रही है, हाँ, और इंसान किसी दूर दराज के परिक्षिप्त या एकाकी गांव में बैठकर भी किसी ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। एग्जैक्टली। तो ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि क्या भविष्य में ग्रामीण और नगरीय के बीच का ये जो गहरा अंतर हमने आज डिकोड किया, क्या वो पूरी तरह से मिट जाएगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आर्थिक इंजन को चलाने के लिए इंसान को भौतिक रूप से किसी नोड या शहर में जाने की जरूरत ही ना पड़े, तो आज से 100 साल बाद बस्ती की परिभाषा क्या होगी? क्या तब भी हम शहरों और गांवों को इसी तरह अलग-अलग नजरिए से देखेंगे, या फिर भूगोल की किताबें कुछ नई ही कहानी बयां कर रही होंगी? यही तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है, सुनते रहिए और हमेशा नई चीजें खोजते रहिए। कक्षा 12 भूगोल अध्याय 3 भू संसाधन तथा कृषि। ये लाइन सुनते ही स्कूल के दिन याद आ जाते हैं ना? लेकिन आज का हमारा ये डीप डाइव सिर्फ किताबी बातों तक सीमित नहीं है। हम जमीन और खेती के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प सरकारी दस्तावेज और डेटा हैं। हमारा मकसद है इन फाइलों और पर्चों में छुपी असल कहानी को डिकोड करना। बिल्कुल। मतलब ये समझना कि भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल कैसे कर रहा है और हमारे खाने की थाली तक पहुंचने वाले अनाज के पीछे का भूगोल और विज्ञान असल में है क्या। देखिए, इस चर्चा को शुरू करने से पहले ना हमें जमीन को सिर्फ मिट्टी के रूप में देखना बंद करना होगा। अच्छा, तो फिर कैसे देखें? जमीन असल में एक आर्थिक मंच है। अच्छा। आप सोचिए, आबादी हर दिन बढ़ रही है, लेकिन जमीन का दायरा, मतलब जमीन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ सकती ना। हाँ, जमीन तो जितनी उतनी रहेगी। आप नहीं रखेंगे तो सिर्फ खाने की कमी नहीं होगी, पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही बिगड़ जाएगा। हिसाब किताब की बात करें तो मैंने इन दस्तावेजों में देखा कि सरकारी रिकॉर्ड्स में भूमि उपयोग को बहुत ही बारीकी से 9 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, पूरे 9 हिस्से हैं। जैसे वन क्षेत्र हो गया, बंजर भूमि, स्थायी चौरागाह वगैरह वगैरह। पूरी लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। बताइए। मतलब भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ हर एक इंच जमीन का ये जो रिकॉर्ड है, ये आखिर रखा कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों का अनुमान होता है? अरे नहीं, ये महज अनुमान नहीं है, और यही बात तो इस डेटा को इतना प्रामाणिक बनाती है। अच्छा। हाँ, भारत में भूमि उपयोग का ये जो पूरा डेटाबेस है ना, ये भू राजस्व अभिलेख, मतलब जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके अंतर्गत बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। बिल्कुल। इस क्षेत्रफल रिपोर्टिंग की एक जमीनी प्रणाली पर आधारित है। आसान भाषा में कहूँ तो जो राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं, हाँ, जिन्हें हम अक्सर पटवारी या लेखपाल कहते हैं। हाँ, पटवारी तो गांव-गांव में होते हैं। दही पटवारी जमीनी स्तर पर जाकर हर एक प्लॉट और खेत की पैमाइश करते हैं। मतलब वो खुद जाकर देखते हैं? बिल्कुल, वो दर्ज करते हैं कि किस जमीन पर इस सीजन में क्या बोया गया है, कौन सी जमीन खाली छोड़ दी गई है या कहाँ नई सड़क बन गई है। ओह, ये तो बहुत मेहनत का काम है ना? ये डेटा एकदम नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसीलिए नीति बनाने वालों के लिए ये सबसे भरोसेमंद स्रोत होता है। तो मतलब ये सीधे जमीन से जुड़ा हुआ पक्का डेटा है। अच्छा, इन्हीं 9 श्रेणियों को देखते हुए मेरी नजर एक बहुत ही खास शब्द पर पड़ी थी। कौन सा शब्द? साझा संपत्ति संसाधन। हाँ। अंग्रेजी में इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स या CPR कहते हैं। हाँ, बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है ये। अनंत, मैं इसे अपने तरीके से समझूं तो ये किसी सोसाइटी या मोहल्ले के उस सामुदायिक फ्रिज या पब्लिक पार्क की तरह लगता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का ताला नहीं लगा होता। बिल्कुल सही उपमा दी आपने।
मतलब ये पूरी ग्राम पंचायत या उस पूरे समुदाय की संपत्ति होती है? एकदम सही। लेकिन हमें इसके मानवीय प्रभाव को भी गहराई से समझना होगा। कागज पर देखने में ये महज एक चरागाह या जंगल का छोटा सा टुकड़ा लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अदृश्य सुरक्षा जाल है। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जिसके पास अपनी खुद की कोई खेती वाली जमीन नहीं है। हाँ, ऐसे तो बहुत से परिवार होते हैं। तो ऐसे भूमिहीन किसानों या मजदूरों के लिए ये सीपीआर ही उनकी जीवन रेखा होती है। मतलब उनकी रोजी रोटी यहीं से चलती है? बिल्कुल। उनके मवेशियों के लिए हरा चारा यहीं से आता है, उनके चूल्हे के लिए सूखी लकड़ियां और ईंधन भी यहीं से मिलता है। अच्छा, और क्या क्या मिलता है यहाँ से? यहाँ तक कि आहार में पोषक तत्वों के लिए जंगली फल, सब्जियां और कई तरह की औषधियां भी वो इसी साझा संपत्ति से लाते हैं। बाप रे, ये तो सच में बहुत जरूरी चीज है। अगर ये सीपीआर खत्म हो जाए ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और कुपोषण इतनी तेजी से बढ़ेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो सीपीआर का एक बहुत ही अलग और गहरा नजरिया है। लेकिन जब हम इसी डेटाबेस में मतलब 1950 से लेकर 2014-15 तक के बदलावों का विश्लेषण करते हैं, तो एक तथ्य सामने आता है जो सच में थोड़ा डराता है। आप किस बदलाव की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ जमीन के इस्तेमाल में आए बदलाव की। इन दशकों में जिस भूमि श्रेणी में सबसे तेज और सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, वो कृषि भूमि नहीं है। वो गैर कृषि कार्यों वाली भूमि है। बिल्कुल, गैर कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाली भूमि। अब देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का आधार ही खेती और खेत है। सही बात है। तो ऐसे में गैर कृषि भूमि का इस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ना क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? क्या हम अपने खेती की जमीन कंक्रीट के जंगलों को नहीं सौंप रहे? देखिए, आपकी ये चिंता बहुत लाजमी है, लेकिन हमें इसे एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की मजबूरी के तौर पर भी देखना होगा। मजबूरी? वो कैसे? गैर कृषि कार्यों में जो जमीन जा रही है, उसका सीधा सा मतलब है कि वहां हाईवे बन रहे हैं, नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, बड़े कारखाने लग रहे हैं और सबसे बड़ी बात, शहर फैल रहे हैं। हाँ, शहरीकरण तो बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, भारत बहुत तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है। जब लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो शहरों को नई बस्तियों और बुनियादी ढांचे के लिए नई जमीन तो चाहिए ना। और जमीन तो हम बना नहीं सकते। यही तो कैट है, नई जमीन तो पैदा की नहीं जा सकती। इसलिए ये जो शहरों का विस्तार है, ये अक्सर बंजर भूमि, स्थायी चरागाहों और कई बार तो सबसे उपजाऊ कृषि भूमि को भी निगल लेता है। मतलब खेतों पर तो बहुत भारी दबाव है। दोहरा दबाव है। उन्हें बढ़ती आबादी का पीठ भी भरना है और शहरों के कंक्रीट को जगह भी देनी है। ये तो एक तरह से दो तरफा खिंचाव हो गया, जिसमें बेचारी जमीन बीच में पिस रही है। खैर, चूंकि जमीन सिकुड़ रही है, इसलिए ये देखना और भी जरूरी हो जाता है कि हम उस बची हुई जमीन का खेती के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, उत्पादकता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्रोतों में मैंने पढ़ा कि भारत में कृषि को पानी की उपलब्धता के आधार पर दो स्पष्ट हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ, शुष्क और आर्द्र भूमि कृषि। सही कहा। पहला है शुष्क भूमि कृषि। ये उन इलाकों में होती है जहां बारिश का स्तर साल भर में 75 सेंटीमीटर से भी कम होता है। जैसे राजस्थान या दक्कन के पठार वाले इलाके। हाँ, यहाँ रागी, बाजरा, चना और ज्वार जैसी सख्त जान फसलें उगती हैं। इन जगहों पर बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेजना ही खेती का इकलौता नियम होता है। एकदम सही। और दूसरी तरफ है आर्द्र भूमि कृषि, जहां बारिश का पानी पौधों की वास्तविक जरूरत से कहीं ज्यादा बरसता है। यहाँ चावल और जूट जैसी फसलें लहलहाती हैं। देखिए, पानी की इस अधिकता का ना अपना एक अलग ही विज्ञान और भूगोल है। आर्द्र भूमि वाले इलाकों में खेती करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पानी ज्यादा है तो खेती आसान होनी चाहिए ना? ऐसा लगता है, पर होता नहीं। जब पानी पौधों की जरूरत से बहुत ज्यादा होता है, तो वो अपने साथ बाढ़ का खतरा लेके आता है। अच्छा, बाढ़ का डर रहता है। हाँ, और मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है, वो पानी के तेज बहाव के साथ बह जाती है, जिसे हम मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। ओहो, मतलब उपजाऊ मिट्टी ही बह गई। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब भौगोलिक द्वंद्व है। द्वंद्व कैसे? देखिए, एक तरफ राजस्थान का किसान आसमान की तरफ देखकर एक अच्छी बारिश की दुआ कर रहा है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र घाटी का किसान अपने खेतों को डूबने और बहने से बचाने के लिए मेढ़े बांध रहा है। बाप रे, पानी का ये वितरण वाकई प्रकृति का एक बहुत ही जटिल खेल है। बिल्कुल है। अच्छा, पानी से ही जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प पहलू है हमारे फसल चक्र का समय।
मैंने देखा कि भारतीय कृषि 3 मुख्य ऋतुओं में काम करती है। हाँ, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ तो मुझे समझ में आता है, जून से सितंबर तक मॉनसून का समय। रबी भी काफी स्पष्ट है, अक्टूबर से मार्च तक की सर्दियां। सही बात है। लेकिन ये जो तीसरी ऋतु है ना, जायद, ये मुझे हमेशा से बहुत विरोधाभासी लगती है। विरोधाभासी क्यों? अरे देखिए ना, ये अप्रैल से जून तक चलती है। चिलचिलाती गर्मियां, लू के थपेड़े और पानी की सबसे ज्यादा किल्लत। ऐसे चरम मौसम में जब इंसान का बाहर निकलना मुश्किल है, तब हम खेत में फसलें कैसे उगा रहे हैं? सतह से देखने पर तो ये सच में प्रकृति के नियमों के खिलाफ ही लगता है, लेकिन इसके पीछे पूरी तरह से मानव निर्मित सिंचाई व्यवस्था का विज्ञान काम करता है। मतलब ये सब इंसान के बनाए सिस्टम का कमाल है। बिल्कुल। जायद के मौसम में तरबूज, खरबूजा, खीरा और कुछ खास तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। हाँ, गर्मियों में तरबूज तो बहुत बिकते हैं। तो ये जो फसलें हैं ना, ये आसमान से गिरने वाली बारिश पर 0% निर्भर होती हैं। 0%? मतलब बारिश की कोई जरूरत नहीं? एकदम नहीं। ये केवल उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहां नलकूपों, नहरों या कुओं का एक बहुत ही सुदृढ़ जाल बिछा हो। अच्छा, तो जमीन के अंदर का पानी इस्तेमाल होता है? हाँ, किसान जमीन के नीचे का पानी या फिर बांधों में जमा पानी इस्तेमाल कर रहा होता है। यही वजह है कि जायद की फसलें आप पूरे भारत में हर जगह नहीं देख सकते। ये सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही होती होंगी। बिल्कुल, ये सिर्फ उन पॉकेट्स में होती हैं जहां सिंचाई की निर्बाध गारंटी होती है, जहां पानी की कोई कमी नहीं है। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि कैसे बिना बारिश के भी भयंकर गर्मियों में तरबूज बाजार में आ जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब जरा जमीन के इस नक्शे पर ये भी देख लें कि आखिर उग क्या रहा है भारत में। अगर हम खाद्यान्नों की बात करें तो हमारी थाली का मुख्य आधार तो चावल और गेहूं ही है। हाँ, हमारी मुख्य डाइट यही है। चावल खरीफ का राजा है, जिसके उत्पादन में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। और दूसरी तरफ गेहूं है, जो रबी का सबसे अहम अनाज है। दिलचस्प बात ये लगी मुझे कि देश का 85% गेहूं सिर्फ उत्तर मध्य भारत में उगता है, जिसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। देखिए, इसके पीछे कोई संयोग नहीं है, ये विशुद्ध जलवायु विज्ञान है। वो कैसे? आप चावल और गेहूं को एक ही खेत में एक ही मौसम में तो नहीं उगा सकती ना। हाँ, वो तो है, दोनों की जरूरतें अलग होंगी। बिल्कुल अलग हैं। चावल एक उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल फसल है। इसे पनपने के लिए जड़ तक भरा हुआ पानी और बहुत उच्च तापमान चाहिए, जो कि पूर्वी और दक्षिणी भारत में प्राकृतिक रूप से मौजूद है। एकदम सही। और इसके एकदम उलट गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु की मांग करता है। मतलब थोड़ा ठंडा मौसम। हाँ, बीज बोते समय इसे ठंडक चाहिए होती है और पकते समय हल्की खिली हुई धूप। उत्तर और मध्य भारत की सर्दियां इसे ठीक वही माहौल देती हैं। तो असल में किसान ये तय नहीं कर रहा है कि क्या उगाना है। तो कौन तय कर रहा है? उस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी। किसान से वो अनाज उगवा रही है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। नेचर तय करता है कि कहाँ क्या उगेगा। ये तो बात हुई अनाज की, लेकिन जब हम नकदी और व्यावसायिक फसलों की तरफ मुड़ते हैं तो ये भूगोल और भी ज्यादा विशिष्ट हो जाता है। जैसे कि कपास और जूट। हाँ, रेशेदार फसलों में कपास बहुत अहम है। गुजरात और महाराष्ट्र की काली मिट्टी इसके लिए मशहूर है। और दस्तावेजों में उत्तर पश्चिम भारत की एक खास किस्म का जिक्र है, नरमा। हाँ, नरमा अमेरिकन कपास की एक बहुत ही उन्नत किस्म है। अच्छा, लेकिन मुझे जो तथ्य सबसे ज्यादा हैरान कर गया ना, वो जूट से जुड़ा है। मतलब पूरी दुनिया के कुल जूट उत्पादन का 60% हिस्सा अकेले भारत में पैदा होता है, और इसमें भी पश्चिम बंगाल का पूरी तरह से दबदबा है। यही तो मेरा सवाल है, पश्चिम बंगाल के पास ऐसा क्या है जो दुनिया के बाकी हिस्सों के पास नहीं है? मतलब सिर्फ बंगाल में ही इतना जूट क्यों? देखिए, जूट की खेती के लिए जो शर्तें प्रकृति ने रखी हैं ना, वो बेहद सख्त हैं। कैसी शर्तें? जूट को लगातार नया पोषण चाहिए होता है, और ये नया पोषण बाढ़ के मैदानों की ताज़ा जलोढ़ मिट्टी से मिलता है। अच्छा, जो नदियां बहाकर लाती हैं। हाँ, और इसके साथ ही इसे पनपने के लिए ऐसा वातावरण चाहिए जो एक ग्रीन हाउस की तरह काम करे। ग्रीन हाउस मतलब बहुत गर्मी और उमस। बिल्कुल, भरपूर पानी और अत्यधिक उमस। अब आप पश्चिम बंगाल को देखिए, वहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, वो क्षेत्र इन सभी शर्तों को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। ओहो, अब समझ आया। नदियां हर साल नई उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछा देती हैं, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भयंकर उमस पैदा करती है। ये एक ऐसा प्राकृतिक कॉम्बिनेशन है जिसे दुनिया के किसी और कोने में कृत्रिम रूप से बनाना लगभग असंभव है। एकदम सही कहा। और यही प्राकृतिक कॉम्बिनेशन हमारी पेय फसलों में भी दिखता है। जैसे असम के ढलान
चाय के उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान देते हैं। हाँ, चाय बागान तो असम की पहचान है। और कॉफी के मामले में कर्नाटका 66% से ज्यादा उत्पादन के साथ शीर्ष पर है। यहाँ अरेबिका कॉफी का विशेष जिक्र है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी मांग है। अरेबिका बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी मानी जाती है। लेकिन अगर हम अपने रोजमर्रा के पोषण पर वापस आएं, तो प्रोटीन और वसा के लिए हम दालों और तिलहनों पर निर्भर है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चने, अरहर और सोयाबीन के उत्पादन में बहुत आगे हैं। सोयाबीन का तो 90% हिस्सा यहीं से आता है। हाँ, मध्य प्रदेश तो सोया स्टेट कहलाता है। दालों को लेकर मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी। मैंने पढ़ा कि दालें केवल इंसानों के लिए ही प्रोटीन का स्रोत नहीं है, बल्कि ये उस मिट्टी के लिए भी एक प्राकृतिक विटामिन सप्लीमेंट की तरह काम करती हैं, जिसमें वो उगाई जाती हैं। अरे वाह, ये उपमा तो आपने बहुत ही सटीक दी है। मिट्टी का विटामिन सप्लीमेंट है ना? लेकिन ये काम कैसे करता है? अगर हम इसके पीछे की जैविक प्रक्रिया को समझें तो दालों वाले पौधों की जड़ों में ना छोटी छोटी गांठें होती हैं। गांठें? हाँ, और इन गांठों में राइजोबियम नाम के विशेष बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को सोख लेते हैं और उसे एक ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे और मिट्टी आसानी से ग्रहण कर सकें। ओहो, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, खेत में लगातार गेहूं या चावल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। जमीन कमजोर हो जाती होगी। हाँ, इसीलिए किसान फसल चक्र के बीच में एक बार दाल जरूर बोते हैं, ताकि ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया है ये मिट्टी की खोई हुई उर्वरता को वापस लौटा सके। ये तो एक अद्भुत प्राकृतिक चक्र है। लेकिन एक मिनट रुकिए। क्या हुआ? जब हम इतनी सारी उन्नत फसलों, उपजाऊ डेल्टाओं और शानदार उत्पादन के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक विरोधाभास आ रहा है। कैसा विरोधाभास? अगर हमारे पास इतना सब कुछ है, इतनी नदियां, इतना उत्पादन, तो जमीनी स्तर पर भारतीय कृषि इतने गहरे संकट में क्यों है? किसान लगातार कर्ज में क्यों डूब रहे हैं? ये आपने बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात पूछी है। दस्तावेजों में भारतीय कृषि की 4 सबसे बड़ी बाधाओं का स्पष्ट जिक्र किया गया है। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम उत्पादकता, किसानों पर भारी कर्ज और भूमि निम्नीकरण यानी जमीन का खराब होना। देखिए, ये जो चारों समस्याएं आपने गिनाई ना, ये कोई अलग अलग बिंदु नहीं है। मतलब ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, ये एक ही जंजीर की कड़ियां हैं जो मिलकर एक खतरनाक दुष्चक्र बनाती हैं। इसे हम एक आम किसान के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए सिंचाई की कमी के कारण एक किसान पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, जो कि ज्यादातर किसान हैं। अब किसी साल अगर बारिश नहीं हुई या बेमौसम हो गई तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, मेहनत पर पानी फिर गया। अब चूंकि उत्पादन गिर गया है, उसकी आमदनी एकदम खत्म हो जाती है। अब अगली बार खेत में बीज और खाद डालने के लिए उसे साहूकार या बैंक से कर्ज लेना ही पड़ता है। मजबूरी है, खेती तो करनी ही है। हाँ, अब वो कर्ज के भारी दबाव में आ गया। अब इस कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकाने और ज्यादा पैदावार पाने के लालच में वो क्या करेगा? शायद ज्यादा मेहनत। वो जमीन में अंधाधुंध रासायनिक खाद डालना शुरू करता है, और अगर उसके पास बोरवेल है तो वो जरूरत से ज्यादा पानी निकालकर खेत में भर देता है। बाप रे, तो जमीन के साथ खिलवाड़ है। और इसी अत्यधिक सिंचाई से शुरू होता है भूमि निम्नीकरण। वो कैसे? पानी तो अच्छा होता है ना? नहीं, जब पानी खेत में भरा रहता है तो कैपिलरी एक्शन के कारण जमीन के अंदर मौजूद जो हानिकारक नमक होते हैं वो सतह पर आ जाते हैं। ओहो, मतलब जमीन में नमक भर जाता है? हाँ, जिससे मिट्टी लवणीय और क्षारीय हो जाती है। जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। ये तो बहुत ही बुरा है। अब सोचिए, अगले साल उस खराब जमीन से उत्पादन और भी कम होगा, कर्ज और बढ़ जाएगा और किसान इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस जाता है। ये तो वाकई एक ऐसा दलदल है जिसमें किसान जितना हाथ पैर मारता है उतना ही धंसता जाता है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस दलदल से बाहर कैसे निकलें? अगर हम सरकारी नीतियों के सफर को देखें तो 60 के दशक में हरित क्रांति आई थी। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन। उसमें हमने HYV यानी अधिक उपज देने वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों का जमकर इस्तेमाल किया था। उससे गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ा भी था और देश में अकाल की स्थिति खत्म हो गई थी। उस वक्त उसकी बहुत जरूरत थी। लेकिन आज की नीतियां कुछ अलग ही कहानी कह रही हैं। आज बात हो रही है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की, जिसे NMSA कहते हैं, और परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY की, जो जैविक खेती की वकालत कर रही हैं। बिल्कुल, आज फोकस बदल गया है।
तो मेरा यहाँ एक सवाल है, अगर 1960 के दशक में हरित क्रांति इतनी बड़ी सफलता थी, तो आज हमें अचानक इन सतत कृषि योजनाओं की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हरित क्रांति के उस मॉडल में कोई बड़ी खामी थी जिसे हम अब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही गहरा सवाल है। हरित क्रांति उस समय की मांग थी। 1960 के दशक में हमारा एकमात्र लक्ष्य था किसी भी तरह से अन्न पैदा करना, ताकि देश में भुखमरी को रोका जा सके। बिल्कुल। लेकिन उस किसी भी तरह की एक बहुत भारी कीमत हमें चुकानी पड़ी। कीमत? कैसी कीमत? हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को लगभग खत्म कर दिया। हमने भूजल का इतना दोहन किया कि वाटर टेबल पाताल में चला गया। मतलब हमने आज का पेट भरने के लिए कल की जमीन दांव पे लगा दी? एकदम सही कहा। और यही कारण है कि आज जब हम एनएमएसए की बात करते हैं, और ध्यान रहे कि सतत कृषि आज की नीतियों का सबसे अहम कीवर्ड है, तो दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका है। अब क्या है नया दृष्टिकोण? अब हमारा लक्ष्य केवल गोदाम भरना नहीं है, बल्कि सतत उत्पादन करना है। इसका अर्थ है आज की जरूरतें ऐसे पूरी करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन बंजर न हो जाए। सस्टेनेबिलिटी। हाँ, जैविक खेती यानी पीकेवीवाई इसी दिशा में एक कदम है, जो रसायनों से दूर जाकर वापस प्रकृति के अनुकूल खेती करने पर जोर देता है। और शायद इसी संतुलन को बनाने के लिए अब तकनीक का भी बहुत सहारा लिया जा रहा है। मैंने पढ़ा कि हमने डिजिटल कृषि की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। हाँ, किसान पोर्टल जैसे इनिशिएटिव्स। बिल्कुल। किसान पोर्टल जैसे मंच अब किसानों को सीधे सैटेलाइट डेटा, मौसम के सटीक पूर्वानुमान और बाजार के उतार चढ़ाव की जानकारी दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है ना? पहले जो खेती सिर्फ बादलों की तरफ देखकर और अंदाजे से होती थी, अब वो स्मार्टफोन और डेटा के आधार पर हो रही है। सटीक डेटा बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। आप ऐसे सोचिए, जब एक किसान को पहले से पता होता है कि अगले हफ्ते भारी बारिश होने वाली है, तो वो आज अपने खेत में महंगी खाद डालने से बच जाता है। हाँ, वरना खाद तो पानी के साथ बह जाती। बिल्कुल। इससे सिर्फ उसके पैसे नहीं बचते, बल्कि वो रासायनिक खाद पानी के साथ बहकर नदियों में जाने से भी रुक जाती है। ये खेती को पारंपरिक से स्मार्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया है। कमाल है। चलिए, इन सभी जटिल और महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटते हुए एक त्वरित निष्कर्ष निकालते हैं कि आज के इस एपिसोड में, मेरा मतलब है इस डीप डाइव में, हमने किन अहम बातों को डिकोड किया। हाँ, एक रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, भूमि का पूरा ब्यौरा कोई अनुमान नहीं है, बल्कि राजस्व विभाग द्वारा जुटाया गया पक्का जमीनी डेटा है। बिल्कुल। दूसरी बात, हमारे देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला भूमि उपयोग कृषि नहीं, बल्कि शहरीकरण और उद्योगों के लिए इस्तेमाल होने वाली गैर कृषि भूमि है। कंक्रीट के जंगल। तीसरा पहलू, भारतीय कृषि मुख्य रूप से खरीफ, रबी और पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर जायद की ऋतुओं में बटी है। सही है। चौथा बिंदु, जलवायु ही ये तय करती है कि पश्चिम बंगाल में चावल और जूट उगेगा और उत्तर प्रदेश में गेहूं। और सबसे आखिरी बात, हमारी कृषि एक गहरे दुष्चक्र से गुजर रही है, जहां मानसून की बेरुखी और अत्यधिक कर्ज भूमि को खराब कर रहे हैं। लेकिन सतत कृषि और डिजिटल तकनीक इस चक्र को तोड़ने की नई उम्मीद जगा रहे हैं। बहुत अच्छे से समेटा आपने। इन सभी कड़ियों को जोड़कर भू संसाधन और भारतीय कृषि का एक बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत खाका उभरकर सामने आता है। देखिए, इन सभी बातों को एक सूत्र में पिरोते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर ना बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हाँ, बताइए। हमने देखा है कि 1960 के दशक के बीजों से लेकर आज के डेटा संचालित किसान पोर्टल तक खेती का तरीका कितनी तेजी से बदला है। बहुत ज्यादा बदलाव आया है। एक तरफ तकनीक अपनी चरम सीमा को छू रही है, और दूसरी तरफ हमारी पारंपरिक उपजाऊ जमीन लगातार कंक्रीट के शहरों में बदल रही है। जमीन कम हो रही है, ये तो सच है। जमीन सीमित है, लेकिन भोजन की मांग तो असीमित है ना। तो क्या यह संभव है कि आने वाले कुछ दशकों में जिस कृषि को हम आज खुले खेतों और मानसून के भरोसे देखते हैं, वो खेतों से सिमटकर कंप्यूटर स्क्रीन्स, मल्टी स्टोरी वर्टिकल फॉर्म्स या पूरी तरह से जलवायु नियंत्रित लैब्स के अंदर होने लगे? बाप रे, लैब के अंदर खेती! हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल सिर्फ खेती के भविष्य का नहीं है, बल्कि हमारी पूरी सभ्यता के भविष्य का है। जमीन की स्थिर सीमाएं और तकनीक की असीमित संभावनाएं आपस में टकराकर
आने वाले कल में हमारी थाली का स्वरूप कैसे बदलेंगी, ये देखना सच में इतिहास का सबसे दिलचस्प मोड़ होगा। बिल्कुल। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस विषय की गहराई और भविष्य पर विचार करना बहुत अहम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज का हमारा मिशन कक्षा 12 के भूगोल के अध्याय 4 यानी जल संसाधन को डिकोड करना है, जो कि रिवीजन करने वालों के लिए तो बहुत ही काम का है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ भूगोल के छात्रों के लिए एक रिवीजन नहीं है, बल्कि ये भारत के जल संकट की जो असलियत है उसे समझने का भी एक शानदार मौका है। भारत के संदर्भ में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा भी तो है। अरे हाँ, भारत के पास दुनिया का सिर्फ 2.45% भूभाग है, आबादी 16% है। लेकिन अगर दुनिया के कुल जल संसाधनों की बात की जाए तो भारत के हिस्से में केवल 4% आता है। ये 4% वाला आंकड़ा मतलब अपने आप में ही पूरी कहानी बयां कर देता है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि इसे सिर्फ एक किताब का फैक्ट मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। सही कहा। यही वो सीमित 4% पानी है जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि राज्यों, क्षेत्रों और समुदायों के बीच लगातार विवाद होते रहते हैं। मतलब जैसे वो कावेरी नदी के पानी पर होने वाले विवाद है ना? बिल्कुल। या फिर गर्मियों में शहरों के अंदर पीने के पानी के टैंकरों के पीछे जो लड़ाइयाँ होती हैं। अगर भविष्य में विकास चाहिए तो पानी का सही मूल्यांकन और संरक्षण अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। तो ये तो सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व की शर्त बन चुका है। एकदम सही। खैर, इस समस्या को सुलझाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये 4% पानी है कहाँ? तो जो शोध सामग्री है उसके अनुसार भारत में बारिश और बर्फबारी से एक साल में लगभग 4000 घन किलोमीटर पानी मिलता है। 4000 घन किलोमीटर? मतलब सुनने में तो ये किसी विशाल समंदर जैसा लगता है। लगता तो है। और इसने अगर धरातलीय जल मतलब जो सतह पर बहता है और भौम जल यानी ग्राउंड वाटर को मिला दिया जाए तो कुल 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध होता है। लेकिन यहाँ भी तो एक कैच है ना? हाँ, पेंच ये है कि इस कुल उपलब्ध पानी का केवल 60% हिस्सा ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब लगभग 1122 घन किलोमीटर। तो मतलब इतना सारा पानी होने के बावजूद हम केवल उसका एक हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का भूगोल सच में बहुत रोचक है। देखिए, बारिश का जो इतना सारा पानी गिरता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब भाप बनकर उड़ जाता है। अच्छा। और कुछ मिट्टी सोख लेती होगी। बिल्कुल। और जो पानी नदियों में बहकर धरातलीय जल बनता है उसे भी हम पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। देश में कुल 10,360 नदियां हैं जो 1.6 किलोमीटर से लंबी हैं। अरे वाह, इतनी सारी नदियां! हाँ, लेकिन यहाँ एक अजीब सा पैटर्न है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के बेसिन को देखें तो ये देश के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 1/3 हिस्सा कवर करते हैं, लेकिन देश का 60% धरातलीय जल इन्हीं में है। रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगर देश का 60% पानी सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में है और बाकी देश में सूखा है, तो क्या हम उस पानी को वहां से निकालकर पूरे देश में नहीं बांट सकते? मतलब बड़ी पाइपलाइनें या नहरें तो बन ही सकती हैं। कागज पर तो ये विचार बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन असलियत में जो टोपोग्राफी है यानी जमीन की बनावट, वो इसकी इजाजत नहीं देती। अच्छा, वो कैसे? अब ब्रह्मपुत्र नदी को ही ले लीजिए। वो ऊंचे पहाड़ों, खाइयों और तेज ढलान वाले इलाकों से बहती है। वहां बड़े बांध या जलाशय बनाना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल है और शायद इकोलॉजी के लिए भी खतरनाक होगा। बिल्कुल। इसके अलावा वो सारा पानी साल भर एक समान नहीं बहता। मॉनसून में बाढ़ आती है और पानी तेजी से समुद्र में चला जाता है, तो हम चाहकर भी उसे मोड़ नहीं सकते। मतलब नदियां सिर्फ पानी की पाइपलाइन नहीं है जिन्हें कहीं भी मोड़ दिया जाए। एकदम सही। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत की नदियों को देखें, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। वहां का पठारी इलाका ऐसा है कि वहां पानी को रोकना आसान रहा है, इसलिए वहां का ज्यादातर पानी उपयोग में लाया जा चुका है। तो जमीन की बनावट ही तय करती है कि पानी काम आएगा या नहीं। अब अगर सामग्री के अगले हिस्से पर नजर डालें तो एक और बड़ा सवाल आता है। वो क्या? अगर पानी इतना कम है तो ये जा कहाँ रहा है? मुझे हमेशा लगता था कि शायद शहरों में या बड़े कारखानों में सबसे ज्यादा पानी लगता होगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन आंकड़े हैरान करने वाले हैं। पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता हमारा कृषि क्षेत्र है।
हाँ, नोट्स में लिखा है कि धरातलीय जल का 89% और ग्राउंड वाटर का 92% सिर्फ खेती में जाता है। सोचिए, और इसके पीछे की कहानी हमारे देश की खाद्य सुरक्षा और हरित क्रांति से जुड़ी है। वही 60 और 70 के दशक वाली हरित क्रांति। हाँ, भुखमरी से बचने के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में साल में कई फसलें उगाने की शुरुआत हुई और इसके लिए HYV यानी अधिक उपज वाले बीजों का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, और उन बीजों को तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है ना? बिल्कुल, वे बीज परंपरागत बीजों की तरह मौसम की मार नहीं झेल सकते। उन्हें एक तय समय पर नमी चाहिए ही चाहिए, इसलिए सिंचाई मजबूरी बन गई। और यहीं से ग्राउंड वाटर के अंधाधुंध इस्तेमाल का खेल शुरू हुआ। सही कहा। पंजाब में 76% से ज्यादा और हरियाणा में 51% सिंचाई सिर्फ कुओं और ट्यूबवेल से होती है। पता है, इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए मैं हमेशा एक एनालॉजी के बारे में सोचता हूँ। इसे एक बैंक के सेविंग्स अकाउंट की तरह देख सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? हर बार जब बारिश होती है तो प्रकृति इस बचत खाते में पानी जमा करती है, लेकिन ये राज्य लगातार अपने खाते से भारी मात्रा में पानी निकाल रहे हैं और वापस कुछ भी जमा नहीं कर रहे हैं। अरे, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। नतीजा ये है कि प्राकृतिक बैंक खाता खाली हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब खाता खाली होने लगता है तो बचे हुए पानी की क्वालिटी का क्या होता है? ये एक बहुत डरावना सच है। जमीन के नीचे चट्टानों में फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे तत्व प्राकृतिक रूप से होते हैं। हाँ, जो सामान्य जल स्तर पर नुकसान नहीं करते। बिल्कुल, तब वे डाइल्यूट रहते हैं। लेकिन जब पानी बहुत कम हो जाता है तो इन रसायनों का गाढ़ापन बढ़ जाता है। मतलब पानी जहरीला होने लगता है। हाँ, इसी वजह से राजस्थान और महाराष्ट्र में भौम जल में फ्लोराइड बहुत बढ़ गया है, जिससे लोगों की हड्डियां खराब हो रही हैं। और पश्चिम बंगाल व बिहार में आर्सेनिक बढ़ गया है, जो कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बन रहा है। अरे, ये तो एक पूरा दुष्चक्र है। और क्या यही अंधाधुंध सिंचाई मिट्टी को भी खराब कर रही है? नोट्स में लवणता या सैलिनिटी का भी जिक्र है। हाँ, इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। जब खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भर देते हैं, खासकर सूखे इलाकों में, तो तेज धूप से पानी तो भाप बन जाता है और पानी में जो प्राकृतिक नमक होता है वो वहीं छूट जाता होगा। एकदम सही। इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। धीरे धीरे खेत पर नमक की सफेद परत बिछ जाती है और उपजाऊ जमीन बंजर हो जाती है। मतलब पानी खत्म हो रहा है, जो बच रहा है वो जहरीला है और मिट्टी भी बर्बाद हो रही है। और नदियों की हालत तो हम जानते ही है। हाँ, गंगा और यमुना तो सबसे प्रदूषित हैं। अरे, दिल्ली से इटावा के बीच तो यमुना नदी कम और नाला ज्यादा लगती है। और ऐसा नहीं है कि कानून नहीं थे। 1974 और 86 में कानून बने थे, लेकिन उनका असर कहाँ दिखा? वही तो। नोट्स में एक आंकड़ा है कि 1997 में 251 ऐसे उद्योग जो भारी प्रदूषण फैलाते थे, वो सीधे नदियों के किनारे थे। कानून इतने बेअसर क्यों रहे? क्योंकि सिर्फ कागज पर कानून होने से कुछ नहीं होता। जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करना और लोगों की भागीदारी जरूरी है। निगरानी तंत्र बहुत कमजोर था। हाँ, कारखाने बिना साफ किए अपना जहरीला कचरा नदियों में डालते रहे। और जब संकट इतना बड़ा हो जाए तो सिर्फ कानूनों से बात नहीं बनती। तब जरूरत पड़ती है व्यापक नीतियों और संसाधनों के सही वर्गीकरण की। बिल्कुल। और जल संकट से निपटने के लिए सरकार ने आजादी के बाद जो नीतियां बनाई, वो हमारी चर्चा का अगला अहम हिस्सा है। शुरुआत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं आईं, जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकोड, दामोदर घाटी और इंदिरा गांधी नहर। इन्हें बहुउद्देशीय इसलिए कहा गया क्योंकि इनसे सिर्फ सिंचाई नहीं होती थी। एक ही बांध से बाढ़ को रोकना, बिजली बनाना और शहरों को पानी देना, ये सब होता था। लेकिन बाद में समझ आया कि सिर्फ बड़े बांध बनाना ही हल नहीं है। इसलिए 2002 में राष्ट्रीय जल नीति लाई गई। और जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस नीति की प्राथमिकता सूची बहुत जरूरी है। इस नीति में पानी के बंटवारे की स्पष्ट प्राथमिकताएं तय की गईं। हाँ, जैसे सबसे पहली प्राथमिकता पेयजल यानी पीने के पानी को दी गई, दूसरी सिंचाई, तीसरी पनबिजली, चौथी ट्रांसपोर्ट और सबसे अंत में उद्योगों को रखा गया। इसके पीछे की सोच बिल्कुल साफ थी। उद्योग जरूरी हैं, लेकिन जीवन के लिए पीने का पानी सर्वोच्च है। पानी ही नहीं होगा तो विकास का क्या फायदा? एकदम सही बात है। और अच्छी बात यह है कि नीतियां सिर्फ कागजों तक नहीं रहीं। जमीनी स्तर पर भी कुछ अच्छे अभियान चले,
जैसे 2015-16 का जल क्रांति अभियान। हाँ, इसके तहत देश के 672 जिलों में से हर एक में एक जल ग्राम चुना गया और वहाँ मॉडल कमांड क्षेत्र बनाए गए ताकि स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैले। मतलब प्रबंधन को अब गांव के स्तर पर ले जाया जा रहा है। और यहीं से बात आती है सबसे प्रेरणादायक हिस्से की। नीतियां और बांध अपनी जगह हैं, लेकिन असली समाधान तो जमीन पर पारंपरिक ज्ञान से ही आता है। बिल्कुल, और परीक्षा के नजरिए से जल संरक्षण की विधियां समझना बहुत ही ज्यादा अहम है। इसमें 2 मेन चीजें हैं। पहला है जल संभर प्रबंधन या वाटरशेड मैनेजमेंट, और दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पहले जल संभर प्रबंधन को समझते हैं। सुनने में ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, थोड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। जैसे केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट या आंध्र प्रदेश का नीरू मीरू और राजस्थान की अरवारी पानी संसद। लेकिन ये काम कैसे करता है? मान लीजिए एक गांव ढलान पर है। तेज बारिश होती है तो पानी मिट्टी को काटता हुआ नीचे बह जाता है। न पानी रुकता है न जमीन में जाता है। अच्छा, तो वाटरशेड मैनेजमेंट में इसी पानी को रोका जाता होगा? बिल्कुल। लोग मिलकर ढलानों पर छोटी खाइयां खोदते हैं, छोटे चेक डैम बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं। इससे पानी तेजी से बहने के बजाय वहां रुकता है। और जब पानी रुकता है तो उसे जमीन के अंदर रिसने का समय मिल जाता है। एकदम सही। और धीरे धीरे वही पानी जाकर उस सेविंग्स अकाउंट को भर देता है जिसकी बात आपने पहले की थी। सूखे कुएं फिर से भर जाते हैं। अरे वाह, कितना सरल और वैज्ञानिक तरीका है। और अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो राजस्थान में जो कुंड या टांका बनाए जाते हैं वो कमाल के हैं। हाँ, वो अंडरग्राउंड टैंक होते हैं जहाँ छतों का पानी जमा किया जाता है, जो इतना साफ होता है कि साल भर पिया जा सकता है। और तमिलनाडु का मॉडल तो बहुत ही कड़ा है। वहां हर घर में हार्वेस्टिंग ढांचा बनाना कानूनन जरूरी कर दिया गया है। इसके फायदे भी तो बहुत है। ये सिर्फ पानी नहीं बढ़ाता, बल्कि ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड और आर्सेनिक को डाइल्यूट करके पानी की क्वालिटी भी सुधारता है। और तटीय इलाकों में भी तो इसका बड़ा फायदा होता है ना? बिल्कुल। जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मीठे पानी का स्तर बढ़ता है तो वो समुद्र के खारे पानी को जमीन के अंदर आने से रोक देता है। और पानी का दोबारा इस्तेमाल भी तो जरूरी है, जैसे बर्तन धोने के पानी को बगीचे में डालना। छोटी चीजें पर बड़ा असर। हाँ, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी केस स्टडी है जो सच में बहुत प्रेरित करती है। रालेगन सिद्धि की कहानी। अरे हाँ, महाराष्ट्र के अहमदनगर का वो गांव। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। बात 1975 की है ना? हाँ, तब ये गांव भयंकर सूखे और शराब के व्यापार में फंसा था। एकदम निराशा थी। लेकिन फिर सेना के एक रिटायर्ड आदमी ने आकर तस्वीर ही बदल दी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने किसी बाहरी फंड या दान का इंतजार नहीं किया। उन्होंने श्रमदान से शुरुआत की। क्योंकि उन्हें पता था कि जल संकट सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है। उन्होंने खुली चराई रोकी, शराबबंदी की और युवाओं का तरुण मंडल बनाया। और खेती के तरीके भी तो बदले थे उन्होंने। हाँ, गन्ने की खेती जो बहुत पानी पीती थी उसे बंद करवा दिया, कम पानी वाली फसलें लगवाईं। और इस सब का जो सबसे भावुक नतीजा निकला वो ये था कि उन गांव वालों ने बिना किसी बाहरी दान के सिर्फ अपने श्रम से 22 लाख रुपए का एक स्कूल बना लिया। यही तो सच्ची आत्मनिर्भरता है। ये साबित करता है कि जल संरक्षण सिर्फ मशीनें लगाने का काम नहीं है, बल्कि प्रकृति और समाज के बीच संतुलन बनाने की जीवन शैली है। बिल्कुल। परीक्षा में ऐसी केस स्टडी लिखने से जवाब का वजन ही अलग हो जाता है। तो इसी के साथ हम इस विस्तृत चर्चा के अंत पर आ गए हैं। आज के इस रिवीजन सत्र से ये बिल्कुल साफ हो गया कि पानी सिर्फ किताब का एक चैप्टर नहीं है। हाँ, ये हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे की नींव है। हमने समझा कि क्यों हम नदियों को मोड़ नहीं सकते, कैसे अंधाधुंध सिंचाई हमें नुकसान पहुंचा रही है, और रालेगन सिद्धि जैसे गांव कैसे मिसाल बन सकते हैं। जो भी सुनने वाले अपने रिवीजन के लिए से सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि जल संरक्षण कोई एक्स्ट्रा काम नहीं बल्कि हमारे भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। एकदम सही। और इस चर्चा को मैं एक ऐसे विचार पर खत्म करना चाहूंगा जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर दे। हम अक्सर सोचते हैं कि आधुनिक मशीनें ही विकास हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर राजस्थान के वो पुराने जोहड़ और टांका इतने वैज्ञानिक और टिकाऊ थे, तो क्या आधुनिकता की संधि दौड़ में हमने अपना वो बुनियादी भौगोलिक ज्ञान कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? ये सच में गहरा सवाल है ना? अगली बार जब एक गिलास पानी पिएं तो इस सवाल पर और पानी की उस एक एक बूंद की कीमत पर विचार जरूर कीजिएगा।